आपने सोचा है पावर का असली चेहरा क्या होता है? वो नहीं जो आप टीवी पर देखते हैं। असली पावर बंद दरवाजों के पीछे सांस लेती है। लुटियंस दिल्ली के इन्हीं कॉरिडोर्स में, जहां राज दौलत से भी ज़्यादा कीमती होते हैं, और कभी कभी इन राजों को छुपाने की कीमत एक इंसान की जान होती है। चलिए आपको ले चलते हैं 11 साल पीछे, 17 जनवरी 2014। दिल्ली की एक ऐसी ही रात जहां शहर सो रहा था, लेकिन एक 5 स्टार होटल के स्वीट नंबर 345 में एक तूफान ने सब कुछ खामोश कर दिया था। यहाँ बेड पर मिली एक औरत जिनके पास दौलत थी, शोहरत थी, पावर थी, सब कुछ था, सिर्फ सांसें नहीं थी। ये सुनंदा पुष्कर थी और उनकी मौत एक ऐसी पहेली थी जिसके धागे इंडिया के सबसे पावरफुल लोगों के हाथों में उलझे हुए थे। क्या ये एक सुसाइड था या एक सुनियोजित कत्ल? आइए इस बंद दरवाजे के पीछे का सच तलाशते हैं। स्वीट नंबर 345 में जो हुआ वो एक अकेले पल का हादसा नहीं था, वो सालों से बन रहे एक प्रेशर कुकर का धमाका था। इस धमाके को समझने के लिए हमें पहले उन किरदारों को समझना होगा जिनकी जिंदगियां, एम्बिशंस और राज इस कहानी में एक दूसरे से टकराए। ये सिर्फ लोग नहीं थे, ये पावर के अलग अलग चेहरे थे। इस कहानी के केंद्र में है सुनंदा पुष्कर। उनकी शख्सियत को सिर्फ एक विक्टिम के तौर पर देखना, उनकी पूरी जिंदगी को नज़रअंदाज करना होगा। उनका जन्म 1962 में श्रीनगर, कश्मीर में एक साधारण परिवार में हुआ। वो एक सेल्फ मेड वुमन की जीती जागती मिसाल थी। बेंगलोर से कॉमर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट के बिजनेस में अपना कदम रखा। अपने 40s तक आते आते सुनंदा एक ग्लोबल फोर्स बन चुकी थी। वो IPL टीम कोची टस्कर केरला की को-ऑनर थी। उन्होंने सीएस्ट सीबॉन नाम का एक स्किन केयर लाइन लॉन्च किया था और वो दुबई के एक ब्लूमिंग रियल एस्टेट मार्केट में एक जानी मानी इन्वेस्टर थी। उनकी जिंदगी रफ्तार, दौलत और एम्बिशन का दूसरा नाम था। 2010 में शशि थरूर से उनकी शादी ने उन्हें लुटियंस दिल्ली के पावर सर्कल के एपेक्स पे ला खड़ा किया, लेकिन इसी पावर के साथ उन पर कर्ज का बोझ भी था। IPL टीम के कोलैप्स होने के बाद उन पर 10 से 15 मिलियन डॉलर्स, यानी उस वक्त के हिसाब से कई करोड़ रुपयों का कर्ज था। वो एक ड्रीमर थी, एक फाइटर थी, लेकिन शायद वो एक ऐसे शीशे के महल में पहुंच गई थी जहां हर तरफ खतरा था। इस कहानी के सबसे अहम किरदार है शशि थरूर, एक ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल, यूनाइटेड नेशन में अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके डिप्लोमेट और 2009 से तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के MP। उन्हें लफ्ज़ों का जादूगर माना जाता है, लेकिन सुनंदा की मौत ने उन्हें एक ऐसे मंजर में ला खड़ा किया जहां उनके लफ्ज़ भी कम पड़ गए। याद कीजिए, अप्रैल 2010 में उन्हें IPL कंट्रोवर्सी के चलते मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कंट्रोवर्सी की वजह थी सुनंदा को कोची टीम टस्कर में मिली 70 करोड़ की स्वेट इक्विटी। सुनंदा की मौत के बाद दिल्ली पुलिस ने उन पर IPC सेक्शन 306 अबेटमेंट टू सुसाइड और 498A मैरिटल क्रुएल्टी के तहत आरोप लगाए। उनके पॉलीग्राफ टेस्ट हुए, सालों तक उन पर केस चला। हालांकि अगस्त 2021 में कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते उन्हें सभी आरोप से बरी कर दिया। और फिर इस कहानी में आती है वो एंट्री जिसने इस आग को एक तूफान में बदल दिया। मेहर तरार, पाकिस्तान की एक मशहूर जर्नलिस्ट और डाउन अखबार की कॉलमनिस्ट, जो अपने बोल्ड लिखावट के लिए जानी जाती थी। अगस्त 2013 तक वो इंडिया में ज़्यादातर लोगों के लिए एक अनजान नाम थी, लेकिन एक रात में सुनंदा पुष्कर के ट्वीट्स ने उन्हें ISI एजेंट और होम रेकर का टैग दे दिया। इल्ज़ाम ये था कि शशि थरूर के UN विजिट के दौरान उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। 2016 में जब दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो मेहर तरार ने इन सभी इल्ज़ामों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे एक स्मेयर कैंपेन, यानी उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया। उनके लिए इसका अंजाम भयंकर था। 500 से ज़्यादा हेट मेल्स, धमकियाँ और उन्हें अपनी जगह तक बदलनी पड़ी। उनका नाम इस केस से जुड़ गया, लेकिन उनका रोल आज तक एक राज है। क्या वो सच में एक साजिश का हिस्सा थी या दो लोगों के बिगड़ते रिश्ते के बीच फंसी एक कोलैटरल डैमेज? ये कहानी सिर्फ 3 लोगों की नहीं है। इसका चौथा और शायद सबसे पावरफुल किरदार है द सिस्टम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, जिसने 900 पन्नों की चार्जशीट तो बनाई, लेकिन उसमें कई झोल थे। एम्स मेडिकल बोर्ड, जिसके डॉक्टर आपस में ही सहमत नहीं थे, उनकी रिपोर्ट इस बात पर टकराती रही कि सुनंदा के जिस्म पर मिले 15 निशान जुर्म की तरफ इशारा करते हैं या नहीं, और जहर कौन सा था, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड या नींद की दवा अल्प्राजोलम। CBI, जिसने 2018 में केस अपने हाथ में लिया और फॉरेंसिक एविडेंस को UK के लैब्स में भेजा, लेकिन वहाँ से भी कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आई। और इन सब के पीछे था IPL का कंट्रोवर्शियल कोची टस्कर कंसोर्टियम। ललित मोदी से जुड़े इस कंसोर्टियम का कोलैप्स होना
बीसीसीआई को 397 करोड़ का पेमेंट ना करना और इनमें लगे घोस्ट इन्वेस्टर का इल्ज़ाम। इन सब की जांच ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट 2016 से कर रही है, लेकिन नतीजा आज भी फाइल्स में बंद है। ये थी इस कहानी के किरदार। एक एम्बिशियस औरत जो कर्ज में डूबी थी, एक शक्तिशाली पति जिस पर संगीन इल्ज़ाम थे, एक तीसरी औरत जिसके आने से सब कुछ बदल गया था, और एक सिस्टम जो सच को उजागर करने के बजाय उससे और उलझाता चला गया। स्टेज सेट था, बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी और वो चिंगारी सोशल मीडिया से आई। इस कहानी का सबसे अंधेरा चैप्टर अब शुरू हो रहा था। इस कहानी का अंजाम 15 जनवरी 2014 को लिखना शुरू हुआ। दुबई से मुंबई होते हुए थरूर और सुनंदा दिल्ली लैंड करते हैं। फ्लाइट में उनके झगड़ों की खबरें आम हो चुकी थी। वो शाम 3 बजे के करीब चाणक्यपुरी के द लीला पैलेस होटल में चेक इन करते हैं। कुछ गवाहों ने बाद में पुलिस को बताया कि उन्होंने सुनंदा के चेहरे पे हल्के नीले निशान देखे थे। जब पूछा गया तो इसे एक सैलून स्टीम मिसहैप यानी सैलून में स्टीम लेते वक्त हुई एक छोटी सी दुर्घटना कहकर टाल दिया गया। 16 जनवरी सुनंदा आखिरी ट्वीट करती है, महर तरार पर निशाना साधते हुए। उसी शाम उन्हें शशि थरूर के साथ एक डिनर पे देखा जाता है। पब्लिक में सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बंद कमरे के अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। 17 जनवरी फैसले का दिन। उस दिन शशि थरूर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग में जाना था। सुनंदा ने कथित तौर पर बीमार होने की बात कही और होटल में ही रुक गई। थरूर मीटिंग के बाद शाम को होटल लौटे। रात करीब 8:30 बजे उनके पर्सनल असिस्टेंट ने सुनंदा को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थरूर ने सोचा वो सो रही होगी। रात के 10:30 बज चुके थे। जब सुनंदा ने दरवाज़ा नहीं खोला तो थरूर ने खुद जाकर दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। फिर से नॉक किया। अंदर से सिर्फ खामोशी। घबराहट में होटल स्टाफ को बुलाया गया और एक मास्टर की से दरवाज़ा खोला गया। अंदर का मंजर जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। स्वीट नंबर 345 जो कुछ देर पहले तक लग्जरी और पावर का सिंबल था, अब एक क्रिप्ट, एक कब्र बन चुका था। पुलिस की इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा पुष्कर किंग साइज बेड पर बिल्कुल बेजान, मोशनलेस पड़ी हुई थी। उन्होंने सिर्फ एक सफ़ेद रंग का बाथरोब पहना हुआ था। उनके हाथों पर सफ़ेद झाग के निशान थे। उनके नाइट स्टैंड पर प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयों की कई शीशियाँ बिखरी पड़ी थी, जिनमें नींद की दवा अल्प्राजोलम भी शामिल थे। उनके जिस्म पर, खासकर उनकी कलाइयों और हाथों पर हल्के नीले निशान थे। ऑटोप्सी में इन निशानों की गिनती 15 बताई गई, जिनमें एक इंजेक्शन का निशान और एक इंसानी दांत से काटने का निशान भी शामिल था। कमरे में जबरदस्ती घुसने का यानी फोर्स एंट्री का कोई साइन नहीं था। सब कुछ अपनी जगह पर था। कोई स्ट्रगल यानी झड़प के निशान नहीं थे। रात 11:15 के आसपास शशि थरूर ने पुलिस को कॉल किया। अगले 30 मिनट के अंदर दिल्ली पुलिस ने स्वीट नंबर 345 को सीआरपीसी सेक्शन 102 के तहत सील कर दिया और देश की सबसे हाई प्रोफाइल डेथ इन्वेस्टिगेशन में से एक की शुरुआत हुई। लेकिन इस केस में क्राइम सीन सिर्फ वो एक कमरा नहीं था। पूरा होटल, पूरा चाणक्यपुरी इलाका एक ग्रिल्ड ट्रैप, एक सोने का पिंजरा बन गया। ये जगह पावर के इतने करीब थी कि इसने सच को सामने लाने के बजाय उसे और भी ज़्यादा उलझा दिया था। राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर होने की वजह से वीआईपी प्रोटोकॉल्स ने एविडेंस को एम्स हॉस्पिटल तक पहुंचने में 4 घंटे की देरी कर दी। होटल के 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 40 मिनट के गैप्स मिले, जिसका कारण टेक्निकल फेलियर बताया गया। आयरनिकली जिस लोकेशन को सबसे सिक्योर माना जाता था, वही इस केस की सबसे कमजोर कड़ी बनी। अब सारा दामोदर फॉरेंसिक, ऑटोप्सी रिपोर्ट और उस इन्वेस्टिगेशन पे था जो आगे चलकर खुद एक पहेली बनने वाली थी। बंद कमरे का सच अब एम्स के मॉर्ग में एक स्टील टेबल पर था। यहाँ सुनंदा पुष्कर का जिस्म उनकी मौत की कहानी बयान करने वाली थी, लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। इसने जवाब से ज़्यादा सवाल पैदा कर दिए। 19 जनवरी 2014 एम्स के फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम ने ऑटोप्सी कंडक्ट की और जो उन्हें मिला उसने इस केस का रुख ही बदल दिया। उनकी रिपोर्ट में इंजुरी नंबर 10 का जिक्र था, एक इंसानी दांत से काटने का निशान, और इंजुरी नंबर 12 एक इंजेक्शन का निशान। कुल मिलाकर जिस्म पर अलग अलग समय पर लगी 15 चोटें रजिस्टर की गई। रिपोर्ट ने साफ साफ लिखा, द कॉज ऑफ डेथ इज पॉइजनिंग। इस रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन ने एक ड्रामेटिक मोड़ लिया। 20 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी सेक्शन 174 अननेचुरल डेथ के तहत शुरू हुई जांच को एक फुल फ्लेजेड मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। एक नया केस दर्ज हुआ। अब ये सिर्फ एक अननेचुरल डेथ नहीं थी, ये एक पोटेंशियल होमिसाइड था। लेकिन असली पहेली अब शुरू होनी थी। आखिरकार जहर कौन सा था? और यहाँ से हम दाखिल होते हैं इस केस के सबसे उलझे हुए हिस्से में, द फॉरेंसिक चक्रव्यूह।
सुनंदा के इंटरनल ऑर्गन्स यानी विसरा को टेस्ट के लिए भेजा गया और यहाँ से शुरू हुआ कन्फ्यूजन का एक अनंत सिलसिला। द पेस्टिसाइड थ्योरी। डॉक्टर गुप्ता की इनिशियल फाइंडिंग इशारा कर रही थी कि जहर ऑर्गेनोफॉस्फेट हो सकता है, एक केमिकल जो आमतौर पर किसानों के इस्तेमाल करने वाले पेस्टिसाइड में मिलता है। ये एक बेहद खतरनाक जहर है जो सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। द सेडेटिव ओवरडोज। महीनों बाद अक्टूबर 2014 में एम्स के ही एक दूसरी मेडिकल बोर्ड ने एक फाइनल रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट ने पेस्टिसाइड थ्योरी को खारिज कर दिया। इसने कहा कि मौत की वजह अल्प्राजोलम या नींद का दवा का फैटल ओवरडोज था। रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा के शरीर में अल्प्राजोलम की मात्रा नॉर्मल थेरेपेटिक डोज से कई गुना ज़्यादा थी। सोचिए, देश का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन एम्स और उसकी दो अलग अलग रिपोर्ट दो अलग अलग कहानी बता रही थी। एक रिपोर्ट इशारा कर रही थी एक प्लान मर्डर की तरफ, शायद किसी केमिकल से। दूसरी रिपोर्ट एक सुसाइड या जबरदस्ती की गई ओवरडोज की तरफ। द कन्फ्यूजन वॉज सो डीप कि 2015 में सुनंदा के विसरा सैंपल को फर्दर टेस्टिंग के लिए अमेरिका की FBI लैब में भेजा गया। FBI की रिपोर्ट ने कई कंस्पिरेसी थ्योरी को शांत किया। उन्होंने कंफर्म किया कि सैंपल में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस नहीं है, जैसे कि कुछ लोग दावा कर रहे थे। लेकिन उन्होंने सुनंदा के शरीर में लिडोकिन, एक एनेस्थेटिक की मौजूदगी को कंफर्म किया, जो अल्प्राजोलम के साथ मिलकर फैटल हो सकता है। जब साइंस लैब में उलझी हुई थी, तब जमीन पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्या कर रही थी? उन्होंने 100 से ज़्यादा गवाहों से पूछताछ की, होटल स्टाफ, दोस्त, परिवार के लोग और शशि थरूर के स्टाफ से। इसके बाद 14 मई 2015, मौत के लगभग 16 महीने बाद, पुलिस ने अपनी 900 पन्नों की चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट ने शशि थरूर को मुख्य आरोपी बनाया। उन पर मर्डर का चार्ज नहीं लगाया गया, उन पर लगाया गया IPC सेक्शन 498A मैरिटल क्रुएल्टी और IPC सेक्शन 306 अबेटमेंट टू सुसाइड। यानी पुलिस की थ्योरी ये थी कि थरूर ने सुनंदा को इतना मानसिक तौर पर परेशान किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन केस में इतने झोल थे, इतने अनआंसर्ड क्वेश्चन थे कि मई 2018 में इसे देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CBI को सौंप दिया गया। CBI ने नए सिरे से जांच शुरू की। उन्होंने शशि थरूर का पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाया, जिसके नतीजे इनकन्क्लूसिव थे। जब साइंस और पुलिस की जांच एक उलझे हुए धागे की तरह बन जाए, तो इन्वेस्टिगेशन का फोकस जुर्म कैसे हुआ से हटकर इस बात पर चला जाता है कि जुर्म क्यों हुआ। सुनंदा पुष्कर की मौत के पीछे एक नहीं 3 बड़ी थ्योरीज थी, 3 अलग अलग मकसद, और हर मकसद एक नई और ज़्यादा खतरनाक तस्वीर पेश कर रही थी। सबसे पहली और सबसे सीधी थ्योरी जुड़ी थी इंसानी जज्बातों से, धोखा, गुस्सा और नफरत। इस थ्योरी का सेंटर पॉइंट था शशि थरूर और मेहर तरार के बीच का एलिजिड अफेयर। जुलाई 2013 में ब्लैकबेरी मैसेज का सामने आना एक ऐसी चिंगारी थी जिसने सुनंदा के विश्वास को जलाकर राख कर दिया। पुलिस की चार्जशीट इसी थ्योरी पर आधारित थी। उनका केस ये था कि थरूर के साथ सुनंदा का रिश्ता इतने खराब हो चुके थे कि वो कांस्टेंट मेंटल टॉर्चर यानी मैरिटल क्रुएल्टी झेल रही थी। उनके बीच के झगड़े, उनके चेहरे पे दिखने वाले ब्रूसेस जिसे सैलून मिसहैप कहा गया, और उनके दोस्तों के बयान सब इसी तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस अत्याचार ने सुनंदा को ऐसी स्थिति में धकेल दिया जहां उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसीलिए थरूर पर IPC सेक्शन 306 अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लगाया गया। सवाल ये था, क्या यह सिर्फ उकसाने का मामला था या 17 जनवरी की रात उनके बीच कोई आखिरी भयंकर झगड़ा हुआ था? क्या अल्प्राजोलम का ओवरडोज उन्होंने खुद लिया या गुस्से में उन्हें जबरदस्ती दिया गया? ये पर्सनल एंगल सुनंदा को एक ऐसे विक्टिम के रूप में पेश कर रहा था जो इलाइट सोसाइटी के बंद दरवाजों के पीछे घुट रही थी। लेकिन अगर ये सिर्फ एक पर्सनल झगड़ा नहीं था, तो अब हम दाखिल होते हैं इस केस के दूसरे और शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंगल में, पैसों का मायाजाल। इसकी शुरुआत हुई 2010 में IPL की कोची टस्कर टीम के साथ। सुनंदा को 70 करोड़ की स्वेट इक्विटी मिली, यानी बिना पैसे लगाए कंपनी में हिस्सेदारी। इस पर इतना विवाद हुआ कि शशि थरूर को अपनी मिनिस्टर की कुर्सी गंवानी पड़ी। लेकिन 2011 में BCCI ने टीम को टर्मिनेट कर दिया और ये टीम सुनंदा के लिए एक सोने की चिड़िया से एक बोझ बन गई। उन पर दुबई में 10 से 15 मिलियन डॉलर का कर्ज चढ़ गया। इससे भी बड़ी बात, ED 2016 से ही इस टीम की फंडिंग, इसके घोस्ट इन्वेस्टर्स और पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। उस दौरान IPL स्पॉट फिक्सिंग का जिन भी बोतल से बाहर निकल चुका था। इस थ्योरी के मुताबिक सुनंदा पुष्कर अब एक लूज कैनन थी, एक ऐसी औरत जो कर्ज में डूबी थी, गुस्से में थी और शायद क्रिकेट और पॉलिटिक्स के इस नापाक गठजोड़ के बारे में कुछ ज्यादा ही जानती थी। क्या उन्हें इसीलिए खामोश कर दिया गया ताकि वो IPL के बड़े राजों के पर्दाफाश ना कर दे? क्या उनकी मौत किसी बड़े फाइनेंशियल कवरअप का अंजाम था? और फिर आती है तीसरी सबसे सनसनीखेज और सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी, जियोपॉलिटिक्स। इस थ्योरी को सबसे ज्यादा हवा खुद सुनंदा के आखिरी ट्वीट से मिली, जहां उन्होंने मेहर तरार को एक ISI एजेंट कहा था और जो हनी ट्रैप में शशि थरूर को फंसा रही थी।
इस थ्योरी को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों ने जोर शोर से उठाया। उनका दावा था कि थरूर, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक अहम रोल रखते थे, उन्हें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रही थी। सुनंदा इस साजिश के बीच आ गई थी। उनका दावा था कि सुनंदा कुछ ऐसे जानकारी पब्लिक करने वाली थी जिससे इस हनी ट्रैप का पर्दाफाश हो जाता, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। हालांकि इस थ्योरी का कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया, लेकिन इसने पब्लिक इमेजिनेशन को जरूर पकड़ा। सवाल ये था, क्या सुनंदा पुष्कर की मौत दो दुश्मन देशों के बीच चल रहे एक अनदेखे प्रॉक्सी वार का कोलैटरल डैमेज थी? जब भी सुशांत सिंह राजपूत या स्वाति महिलवाल जैसे हाई प्रोफाइल केसेस सामने आते हैं, सुनंदा का नाम एक इको की तरह लौट आता है। शशि थरूर सियासी तौर पर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये साये उनका पीछा नहीं छोड़ते। ये केस हमारे जस्टिस सिस्टम पर एक आईना है जो आरुषि तलवार और शीला मसूद जैसे मामलों की तरह हमें याद दिलाता है कि सच और इंसाफ के बीच कभी कभी सालों की दूरी होती है। तो आखिर सच क्या था? एक टूटा हुआ दिल, एक डूबा हुआ बिजनेस, या देशद्रोह की साजिश? शायद सच इन सब का एक खतरनाक मिक्सचर था। एक ऐसी परफेक्ट तूफान जहां एक इमोशनली कमजोर हो चुकी औरत, जो फाइनेंशियली एक लायबिलिटी बन चुकी थी और जो जियोपॉलिटिकली एक सेंसिटिव मामलों में फंस चुकी थी, वो हर किसी के लिए एक आसान टारगेट बन गई। इन द एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन रिमेन्स, वाज सुनंदा कोलैटरल डैमेज इन अ लार्जर गेम और वाज शी द बुल्सआई ऑल अलोंग? तो ये थी सुनंदा पुष्कर की उलझी हुई दास्तां, एक ऐसी कहानी जहां कोई आसान जवाब नहीं है। हर पहलू पे एक नया सवाल खड़ा करता है। आपको क्या लगता है, कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज़्यादा अक्लमंद लगती है? पर्सनल, फाइनेंशियल या जियोपॉलिटिकल? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरीज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। लेकिन आइए इस डिस्कशन को रेस्पेक्टफुल रखें। यहाँ डाइव इन पर हमारा काम ऐसे ही अनकही अनसुलझी कहानियों की गहराइयों में जाना है। अगर आपको सच के पीछे का सच जानने का ये सफ़र पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी अगली इन्वेस्टिगेशन को मिस ना करें। हमारा अगला केस इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। Until the next time we dive into another mystery, keep questioning everything.